नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है इस बुलेटिन में वो है नक्सल का हल क्या है। जिस तरीके से नक्सली एनकाउंटर हुआ नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों का, उसमें 29 नक्सली मारे गए। इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे आखिर नक्सलियों पर लगाम लग पाएगी। यही हमारा आज का टॉपिक है। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, कांकेर में 29 नक्सली मारे गए। सरकार ने जानकारी दी है कि ये बस्तर में पहले चरण के चुनाव में खलल डालने की नियत से इकट्ठा हुए थे, लेकिन उससे पहले इनकी प्लानिंग को फेल कर दिया गया। प्लानिंग ये कर रहे थे, जैसा कि छत्तीसगढ़ के सीएम और गृह मंत्री दोनों ने कहा, ये सुरक्षा बलों की यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन यहां पर सवाल यही उठता है कि नक्सल समस्या आखिर कब तक, दशकों बाद इसका अंत आखिर क्यों नहीं हो पाया। नक्सल समस्या का हल क्या है, किसके पास है? आज हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। हमारे रिपोर्टर नीलेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। तो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं अजय चंद्राकर हैं, हमारे साथ नक्सली मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे रविंद्र उपाध्याय, रिटायर्ड एडीसीपी हैं छत्तीसगढ़ के, और नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उस जगह की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं जहां पर कल मुठभेड़ हुई थी सुरक्षा बलों के बीच में और नक्सलियों के बीच में, जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर किया गया था। नीलेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं इसी खबर पर। नीलेश, सबसे पहले हम पूरा आपसे विस्तार से जो कल मुठभेड़ हुई उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। पूरा खबर आप विस्तार से बताइए। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही मेरी डीआईजी बीएसएफ, जो इंटेलिजेंस डीआईजी बीएसएफ हैं, आलोक सिंह, उनसे लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए जो कल सफलता मिली है उसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की गई थी, कितने लंबे समय तक से इस पर नजर बनाए हुए थे, और जो जिला पुलिस थी, जो छत्तीसगढ़ पुलिस है, और बीएसएफ की संयुक्त टीम किस तरह से लगातार इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए पहले न सिर्फ तैयारी कर रही थी बल्कि रेकी कर और उसकी प्रैक्टिस भी कर रही थी कि किस तरह से ऑपरेशन को लॉन्च किया जाए। तो ये तैयारी लगभग 15 से 20 दिनों की चल रही थी और लगातार नजर बनाए हुए थे इलाके पे जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना हो रही थी, बड़े कैडर के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना हो रही थी। एक नदी है कोटल नदी, वहां से पार करके उन इलाकों में जाना बड़ा चैलेंज था, लेकिन लगातार उस पर नजर बनाकर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और कल सुबह से टीम निकली थी, संयुक्त टीम बीएसएफ की और डीआरजी की जो जिला पुलिस की टीम है वो निकली थी, और उसके बाद एक जहां पर पिन पॉइंट जगह जो लोकेशन मिल रहा था, एकदम सटीक लोकेशन बीएसएफ इंटेलिजेंस के पास था, और उसी इंटेलिजेंस के मुताबिक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और एक बड़ी सफलता मिली। और लगभग 4 से 5 घंटे तक मुठभेड़ चली, उसके बाद सर्चिंग चली और अभी तक 2900 बरामद कर लिए गए हैं। कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना है, बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए गए हैं, जिसकी संख्या 18 से 22 बताई जा रही है। ऐसे हथियार जिसमें AK-47 है, जिसमें LMG है, जिसमें इंसास है, ऐसे कई ऑटोमेटिक हथियार भी हैं। तो एक बड़ी सफलता बिल्कुल सुरक्षा बलों के लिहाज से, और ये देश में नक्सल ऑपरेशन के नाम पर सबसे बड़ा ऑपरेशन और सबसे बड़ी सफलता है, ज्योति। जी बिल्कुल, बहुत और बड़ा एक ऑपरेशन और और बड़ी चीज अगर मैं सफलता ऐड है। ऑन करूं, जो सवाल जिसके साथ आप आए, क्योंकि लगातार जी बिल्कुल जी। ज्योति, एक चीज और जो जिस पर हम ये तो अपडेट लगातार दे ही रहे हैं कि ऑपरेशन किस तरह से हुआ, कितने क्या क्या मिले हैं, लेकिन जिस सवाल पर आप शुरुआत की है बुलेटिन की, ये खात्मा होगा कब और इसके लिए क्या प्लानिंग होगी, तो इस पर एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप 29 नहीं 100 नक्सली मार लें, आप 100 नहीं 200 नक्सली मार लें, लेकिन जब तक नक्सलवाद, जो वाद की बात है, विचारधारा की बात है, उस विचारधारा पर जब तक अंकुश नहीं लग पाएगा तब तक इसका समापन, क्योंकि जब आप एक एरिया में फोर्स का दबाव बढ़ाएंगे तो ये किसी दूसरे एरिया में अपनी जगह बनाते जाएंगे। जो देखने को मिला है कि जैसे छत्तीसगढ़ में एक समय में 2009-10 तक सरगुजा में भी काफी बड़ी संख्या में इनकी आमदनी होती थी, जो झारखंड बॉर्डर हुआ करता था, लेकिन वहां दबाव बना, वहां से लगभग समस्या खत्म हो चुकी है और बस्तर में पैठ उन्होंने बना लिया। बस्तर में लगातार दबाव बन रहा है, तो अब वो MMC जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का की सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर वो अपना विस्तार कर रहे हैं। तो एक इलाके से आप उसको दूसरे इलाके में ढकेलते चले जाओगे, लेकिन ये खत्म कब होगी समस्या? तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस विचारधारा से लोगों को जोड़ने से न रोका जाए, और ये विचारधारा से तब ही जोड़ा जा सकता है जब सरकार उन इलाकों में पहुंचे जहां के लोगों को पता नहीं है कि सरकार होती क्या है, जहां के लोगों को ये पता नहीं है कि सरकार क्या क्या काम कर सकती है, उनके लिए सरकार उन्हीं लोग हो जाते हैं। तो जब तक इस तक नहीं पहुंचेंगे
तब तक हो सकता है हमारे एक्सपर्ट और भी इसमें ऐड ऑन करें, लेकिन ये सबसे जरूरी पॉइंट होगा कि सरकार उन इलाकों तक पहुंचे जहां के लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार होती क्या है। जी, जी ज्योति। बहुत अच्छी जानकारी आप और बहुत अहम पॉइंट्स आप उठा रहे हैं नीलेश, क्योंकि शुरू से ही ऐसे खबरों को कवर करते रहे हैं, इसलिए काफी अहम जानकारी रखते हैं नक्सलियों से जुड़े हुए, जहाँ जो मूवमेंट्स उनके होते हैं, जहां जहां सक्रिय होते हैं। आप ही का सवाल नीलेश मैं पूछूंगी, जो हमारे साथ गेस्ट हैं अजय चंद्राकर जी, नक्सली मामलों के जानकार हैं। अजय जी, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी नीलेश ने सवाल उठाया कि आप 29 मार लीजिए, 100 मार लीजिए, 200 नक्सलियों को मार लीजिए, लेकिन असल में जो नक्सलवाद की जड़ है, वो जो नक्सलवाद जो जो जिससे जोड़ते हैं नक्सलियों को, जो उनकी जो माइंडसेट चेंज कर दिया जाता है लोगों को इससे जुड़ने के लिए, उसका खात्मा किस तरीके से किया जाएगा, कैसे उन लोगों तक पहुंचा जाएगा? ज्योति जी, नीलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सांप को पिटारे में बंद कर देने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। समस्या का समाधान निकालना है तो सांप की विष की थैली को निकालना पड़ेगा। प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से आच्छादित बस्तर, और ये आज की कहानी नहीं है। नक्सलवाद की जब भी चर्चा करते हैं तो ये लोग 80 के दशक की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जिस तरह से बस्तर का कह सकते हैं कि उनका आशय को गलत ढंग से रखा गया, यह भी इसका एक कारण है। राजा भंजदेव जी के महल में जिस तरह से गोलीकांड हुआ किसानों के आंदोलन के मद्देनजर, और उस समय के चाहे पॉलिटिकल नेता जो रहे या फिर उस समय के प्रशासन में जो रहे, एनडी पांडे जी के रिपोर्ट में यह सब तय हो गया और उस समय बड़े बड़े आरोप लगाए गए। वहां से यह श्रृंखला चलती गई। लेकिन यह अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी का आज फिर स्टेटमेंट है कि हम संवाद करना चाहते हैं। ज्योति जी, संवाद का रास्ता वो खोल करके रखे हैं। वो कह रहे हैं कि आज भी बस्तर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां विकास के नाम पर प्रदूषित पानी फेंकते हुए हैंडपंप ही दिखाई देते हैं। ये गृह मंत्री जी कह रहे हैं, न पानी मिल पा रहा है, न बिजली पहुंच पा रही है, न बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तो डेवलप करने दीजिए। लेकिन दूसरे तरफ यह एजुकेशन के साथ जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही, आज बस्तर की लड़कियां ज्योति जी फार्मा सेक्टर में काम कर रही हैं, सेवा के क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, वो राजधानी रायपुर आकर के काम कर रही हैं। ये मोमेंट तो आया, एक परिवर्तन तो आया है। लेकिन राजनाथ जी जब गृह मंत्री थे ज्योति जी, तो उस समय वो समाधान नाम ही दिए थे और उसके 8 पॉइंट थे। राजनाथ जी के द्वारा जो समाधान के इस नक्सल प्रॉब्लम के समाधान के ऊपर जो सुझाव दिया गया था, उसका अगर अक्षरता पालन हो जाए तो निश्चित रूप से हम 4 कदम आगे इसके समाधान के ऊपर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ज्योति जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से बता रहे हैं अजय जी आप, उन जागरूकता, शिक्षा और जो बातचीत, जो संवाद का ऑप्शन है, उसको खुले रखना चाहिए। और इसी पर आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुए नक्सली एनकाउंटर पर प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। 5 साल हमारे शासनकाल में
इतनी घटनाएं नहीं हुई जो पूर्व में किसी 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल का कार्यकाल है उसकी तुलना कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इनके शासनकाल में यदि नक्सली घटना हुई और इन्होंने नक्सलियों को पकड़ा या दबोचा, उसे भरमार बंदूक ही ये लोग जब्ती बनाते थे। हमारे शासनकाल में एक भी भरमार बंदूक की जब्ती नहीं हुई, या तो 303 की हुई, इंसास की हुई, एक बोकल चमन की हुई, बड़े हथियार ही जब्त किए गए और बड़े नक्सली या तो सरेंडर किए या मारे गए। तो हम लोगों ने फर्जी इनकाउंटर नहीं किए, हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं। चलिए, तो अब इस इनकाउंटर के बाद राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, जो कि बीजेपी का ये कहना है कि नक्सली खात्मे को लेकर लगातार काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। रविंद्र उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड एसीपी हैं छत्तीसगढ़। रविंद्र जी, आपसे एक सवाल। देखिए, अब जब ये नक्सली मुठभेड़ हुई है, नक्सली मारे गए हैं, पार्टियां सामने आ रही हैं, नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर नीलेश भी हमें बता रहे थे, अजय चंद्राकर जी भी हमें जानकारी दे रहे थे कि बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है उन क्षेत्रों में जहां तक अभी सरकार पहुंची नहीं। उन लोगों को यही नहीं पता है कि सरकार क्या होती है, हमारे इस तरीके से मदद की जा सकती है, हमें ये सुविधाएं मिल सकती हैं, उन्हें इस चीज की जानकारी तक नहीं है। वो लोग बहुत आसानी से बरगला लिए जाते हैं और इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अभी भी जो दक्षिण बस्तर, उत्तर बस्तर कैसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पर दुर्गम जंगल है और दुर्गम जंगलों में रोड, रास्ते, सड़क परिवहन नहीं जी। इसके कारण जो आम सुविधाएं या बुनियादी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जानी रहती है वो समय पर वहां नहीं पहुंचती और ये आर्थिक विषमता का एक भी कारण बनता है। और बुनियादी सुविधा जब नहीं मिलती तो इससे जो असंतोष फैलता है इसका लाभ नक्सली उठाते हैं और इसी लाभ को उठाकर वो लोगों को मन में उनका दिग्भ्रमित करते हैं कि सरकार आपके साथ नहीं और सरकार की सुविधाएं आपको समय पर नहीं मिल पा रही और ये असंतोष को ज्वाला देने का काम उनके द्वारा किया जाता है और उसी कारण ये सब परेशानियां पैदा हो। जी, तो ऐसे में रविंद्र जी, अगर हम आप ही से जानना चाहें तो वो और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो उन तमाम जगहों तक, हालांकि ये शुरुआत नहीं है, बहुत लंबे वक्त से कोशिश लगातार की जा रही है, सुरक्षा वालों की तरफ से तमाम प्लानिंग की जाती है ताकि उन तमाम एरियाज को कवर किया जा सके जहां पर नक्सली सक्रिय हैं, और आगे किस तरीके से इस मूवमेंट को बढ़ाया जा सकता है ताकि पूरी तरीके से इस पर अंकुश लग सके। देखिए, पहला तो ये भ्रम हटाया जाए कि ये समस्या जो है नक्सली समस्या पुलिस की समस्या जी। अभी आधा लोगों को मन में ये भ्रम है कि नक्सली समस्या पुलिस की समस्या, जबकि नक्सल समस्या पुलिस की समस्या से उत्पन्न नहीं हुई है। नक्सल समस्या उत्पन्न हुई है आर्थिक विषमता से। आर्थिक विषमता जिस कारण से हुई है, बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची है, समय पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती, समय पर शिक्षा नहीं मिलती, समय पर उनको मिट्टी तेल मिल रहा है, अन्य साधन मिल रहे हैं, बाजार नहीं है, उनको क्रय विक्रय करने के स्थान नहीं है। ऐसी सब मूलभूत आवश्यकताओं से ये सभी आदिवासी वंचित। तो जब ज्ञान नहीं होगा, साधन नहीं होंगे, संसाधन नहीं होंगे, तो इसका ठीकरा हमेशा पुलिस के ऊपर फोड़ा जाता है कि समस्या नक्सली की है, जबकि नक्सली समस्या पुलिस की नहीं है। ये निश्चित रूप से अन्य विभागों की समस्या है और उस पर गौर किया जाना चाहिए। जी, अजय जी, सवाल आपसे, जिस तरीके से जो बातें जैसे आ रही हैं सामने, पता चल रहा है कि असल में समस्या की जो जड़ है वो कहाँ है। आर्थिक असमानता, जो तमाम सुविधाएं, जो मूलभूत सामान्य सी जो जरूरतें हैं किसी भी एक आम नागरिक की जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ऐसे में किस तरीके से और सरकार की तरफ से वो कोशिशें की जा सकती हैं जो आपको लगता है कि नहीं की जा रही है, जिसकी तरफ अभी तक कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है? देखिए ज्योति जी, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना और मध्य प्रदेश से अलग हुए तो मध्य प्रदेश के उस समय के सीएम का कहना था, दिग्विजय जी का, कि सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती रहेगी नक्सल प्रॉब्लम, और वह सच साबित हुई। क्योंकि 2000 के बाद जिस तरह से हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो उसका इंपैक्ट प्रभाव पड़ता गया, उसके बाद राज्य सरकारें लोक कल्याणकारी कार्यों के ऊपर, सोशल सेक्टर के ऊपर खर्च करना तो प्रारंभ की हैं।
और बस्तर में भी विपुल पैमाने पर खर्च हुआ। लेकिन इस दरमियान नक्सल प्रॉब्लम को जब भी देखें तो इसके 3 स्टेक हैं जी। एक असली है, दूसरे नागरिक हैं, और तीसरे हमारे पुलिस के जवान और फोर्स के जवान या बटालियन के मेंबर, ये 3। लेकिन इसके समाधान के मसले के ऊपर, जैसा कि उपाध्याय जी इशारा कर रहे थे, राजनीतिक हो, प्रशासनिक पहल हो, विकास का भी हो, सामाजिक एंगल में भी काम हो, और सबसे बड़ी बात जो तथाकथित जिसे अर्बन नक्सली कहा जाता है, या कुछ एनजीओ जिनको अपने देश के प्रति एक महती अच्छी भूमिका निभानी चाहिए थी, बस्तर में वो विवादग्रस्त होते गए हैं। और उन एनजीओ के ऊपर भी शहरी सप्लाई लाइन हम कहते जी अजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है अजय जी, आपके पास लौटेंगे। और रविंद्र हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से। रवि जी, सवाल आपसे ये, जो बात अभी अजय जी कर रहे थे कि कुछ एनजीओज जिनकी भागीदारी सवालों के घेरे, जी अजय जी, अजय जी आवाज पहुंच रही है आपको तो अपना जवाब पूरा मेरे करें। पास जी आवाज आ रही जो जी जी। जैसे पूर्व सीएम भूपेश जी का जो स्टेटमेंट आया है, तो इसको 2 एंगल से देखना चाहिए जी। पास्ट टाइम के अनुभव के अनुसार समय समय पर वहां फर्जी मुठभेड़ की भी बात हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ के विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो नक्सल प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया, और वहां पर सभी पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के, या फिर बहुजन समाज पार्टी के, या निर्दलीय पार्टी जो विधायक रहे, वो खुल करके विधानसभा में बंद करके उस चर्चा किए। तो राजनीतिक पहल इस ढंग से होना चाहिए। लेकिन भूपेश जी जो कह रहे हैं, इसमें तो यही कहना पड़ेगा, अदम गोड़वी जी को मैं उनके शेर को याद करना चाहूंगा। ज्योति जी, आपके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, पर ये आंकड़े झूठे हैं, किताबी है। ये इसलिए कहा जा सकता है अपोजिशन पार्टी के तरफ से कि सुरक्षा बल जिस तरह से अपने कामयाबी के मसले के ऊपर आज हम उसको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये टाइमिंग गलत है कहने का। इस तरह अभी तो नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है। बाकी सबकी अपनी निजी राय, लेकिन फर्जी मुठभेड़ का भी इतिहास बस्तर में रहा है। अजय जी, बिल्कुल फर्जी मुठभेड़ पर ही मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आपने देखिए बहुत करीब से यहाँ पर काम किया है, उन लोगों के करीब रहकर आपने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। अक्सर ऐसे मामलों में गांव वाले निकलकर बाहर आते हैं और वो ये आरोप लगाते हैं कि इसको शक्ल दे दी गई नक्सली मुठभेड़ हमारे परिवार का हिस्सा था, मेरा पिता था, मेरा भाई था, मेरे दादा थे, उनको नक्सली बताकर मुठभेड़ में मार गिराया गया, वो गांव के ही लोग थे। अक्सर ये भी देखा जाता है ऐसी मुठभेड़ के बाद जब गांव वाले जो आसपास के रहते हैं वो इस तरीके की शिकायत या आरोप लगाते हैं। क्या है ज्योति जी, जब विपक्ष में कोई भी पार्टी रही, यहां जैसे सिंगरुल का मामला आया, तो वहां पर उस समय के सीनियर नेता बीजेपी में थे, नंद कुमार साय जी पहुंच गए थे, वो फर्जी मुठभेड़ कहना चालू कर दिए थे। इससे हमारे फोर्स का मनोबल गिरता है। जांच होने दो ना, जांच के पहले क्यों स्टेटमेंट दे देते? बिल्कुल, ये आरोप अजय जी, ये स्टेटमेंट नहीं थी, ये आरोप जो गांव वालों के अक्सर सुनने और देखने को मिलते हैं ऐसी मुठभेड़ के बाद। मेरा सवाल आपसे वो इसीलिए था कि आपने इन इलाकों में जाकर बहुत गहराई से उन लोगों से बातचीत भी की है, क्योंकि अक्सर जो ग्रामीण होते हैं इन नक्सली एरियाओं जहां पर सक्रिय होते हैं नक्सली, वहां से निकलकर ऐसी मुठभेड़ के बाद सामने आते हैं और ये आरोप लगाते रहे हैं वो। रविंद्र जी, तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जी, रविंद्र जी, जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि असल में जड़ कहां पर है इस नक्सलवाद की और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। क्या आपको लगता है जो दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि कोशिश की जा रही है, वहां तक पहुंचा जा रहा है, उन सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है, क्या थोड़ी सी भी आपको लगता है कि वहां तक जो पहुंचनी चाहिए जो कोशिशें वो वहां तक पहुंच रही हैं उन लोगों तक, और मदद वहां तक पहुंच रही है ताकि उनमें एक आस बन सके उन लोगों में? जी, आपका कहना सही है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, एक होती है इच्छा शक्ति, एक होती प्रतिबद्धता। इच्छा शक्ति सभी सरकारों की होती है कि हम नक्सलवाद को खत्म करें, लेकिन प्रतिबद्धता उसके अंदर कितनी जुड़ी हुई है, उसके प्रति वो कितने गंभीर है, उनके नीचे का जो शासन है और जो प्रशासन है पूरा, ये किस तरह से उन योजनाओं को
कार्यान्वित कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और इम्प्लीमेंटेशन का फॉलोअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सब चीजों का भी गौर किया जाना जरूरी है। ऊपर से योजनाएं नीचे स्तर पर चली जाती हैं, परंतु उनका फॉलोअप नहीं हो पाता। ये समझ नहीं पाता कि सड़क तो बन गई है, लेकिन वो किताबों कागजों पे रहती है, कई बार मौके पे सड़क नहीं रहती, मौके पे हैंड बोरिंग लग गई है, मौके पे बिजली लग गई है, लेकिन जब आप वास्तविकता से परिचित होंगे तो पता चला कि ये सब काम वहां नहीं है। तो इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता में अंतर है। यदि इन दोनों चीजों के बीच में समन्वय रहेगा तो निश्चित रूप से इस नक्सली उन्मूलन को दूर करने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जी, बहुत बड़ी सफलता, और ये है भी एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए, पूरे देश के लिए, कि जिस तरीके से इतने नक्सलियों को मार गिराया गया है। और आगे भी कहा यह भी जा रहा है कि सर्चिंग ऑपरेशन उस पूरे एरिया में अभी भी जारी है, कुछ और शव भी बरामद हो सकते हैं, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चुनावों से पहले कितनी बड़ी सफलता इसको माना जाए अजय जी? बिल्कुल, यहाँ पर ज्योति जी, यह तो बहुत बड़ी सफलता है। 19 तारीख को चुनाव होना है, आज चुनाव प्रचार थमना है जी। लेकिन बस्तर जो लोकसभा है ज्योति जी, ये यहाँ पर यह भी सच है कि जनप्रतिनिधि अंदर तक नहीं पहुंच पाते, तो आज के टेक्नोलॉजी के जमाने के हिसाब से वो अपने संदेशों को पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका पूर्व में जो प्रश्न था कि सुरक्षा बलों के लिए भी यह आसान नहीं है कि कौन नक्सली है और कौन आम नागरिक है जी। इसी का लाभ जो नक्सल मूवमेंट के जो लीडर हैं वो उठाते रहते हैं। देखिए, असमानता की भी बात आई, बिल्कुल सही है। वहां एक वर्ग ऐसा भी रहा है जिनके ऊपर शोषण का आरोप लगा जी। चिरंजीव के बदले नमक, चिरंजीव का कितना रेट है देखिएगा, या फिर ये ड्राई फ्रूट कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से वनोपज में, और उसके बदले आप नमक दे रहे हो। ऐसे दौर से भी जो आदिवासी गुजरे, जिनके कारण से जो कह सकते हैं जिन्हें कानून व्यवस्था में, विधि के शासन में या संविधान में विश्वास नहीं है, या जो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, उनके पक्ष में वो आदिवासी होते गए। तो ये लंबा शोषण भी चला है। अब मूल बात यह है कि अब निश्चित रूप से काफी विकास हुआ है, विकास पहुंच भी रहा है, लेकिन मुझे एक बात की हमेशा टीस रहती है ज्योति जी, हमारे कैंप के जो मेंबर कितने दूर दूर से आते हैं, बटालियन, पुलिस, इनके लिए जिस लेवल का बस्तर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, जब घटनाएं घटती हैं तो रायपुर उनको रिफर करने में लगभग 300 किलोमीटर और अंदर का है तो टाइम लग जाता है जी। तो काश वहीं पर जगदलपुर में एक वेल फैसिलिटीज वाला हॉस्पिटल हो जाए तो शायद हमारे फोर्स के मेंबरों के लिए एक अचेतन तल में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे साथ अगर कोई प्रतिकूल बातें भी हुई देश सेवा के लिए तो हमारे पास एक बढ़िया हॉस्पिटल है। अजय जी, बिल्कुल सुविधाओं की ही बात हो रही है, और वही आपने उठाया भी कि एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब कुछ ऐसा घटित हो जाता है तो घायलों को ले जाने के लिए बहुत वक्त लग जाता है, जहां पर अस्पताल की जो सुविधा है। तो इन्हीं की तो बातचीत हो रही है कि वो पहुंचनी चाहिए उन तमाम जगहों पर। रविंद्र जी, पहले चरण का मतदान होना है बस्तर में, अब ऐसे में देखिए पूरी कोशिश उन सुरक्षा कर्मियों की होती है, उस पुलिस बल की होती है जो वहां पर तैनात होते हैं। 3-4 दिन पहले उनको भेज दिया जाता है वहां पर पोलिंग बूथ पर कर्मचारियों को, अधिकारियों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने के लिए, वोटिंग के लिए। अब जब ये घटना घटित हुई है, एक डर का माहौल तो उस एरिया में आसपास हो जाता है गांव वालों को, तो किस तरीके से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि आप निकलिए, वोटिंग कीजिए, आगे आपको फायदा इसका होगा, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं सुरक्षा जवान? देखिए, ये बात तो सही है कि बस्तर में जो भी फोर्स है उस पर वहां के निवासियों का भरोसा है, और वो भरोसा ही उनको वोटिंग केंद्र तक खींच कर लाता है जी। जहां तक मैं अभी फोर्स को मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं कि ये हमने एक अच्छी लड़ाई जीती है, वो लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसके कारण हमको अपनी पीठ अभी ज्यादा थपथपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी 19 तारीख का चुनाव हमारे सामने है जी। और बहुत सारी नक्सलियों की रणनीति ऐसी रहती है जो गुप्त रहती है और गोपनीय रहती है। तो जहां जहां हमारा फोर्स मतदान केंद्रों में पहुंच रहा है, जा रहा है, वो अति सतर्क और सजग रहे। अभी अति विश्वास में रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुशी है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन अति विश्वास में रहते भी धोखा होता है। तो मेरा फोर्स को संदेश की अति विश्वास में ना रहें,
दूसरी बात, जब गांव में जाते हैं जी तो जी जनता के बीच में जब थोड़ा सा उनका समन्वय होगा, बातचीत होगी, बोलचाल होगा, संवाद होगा, जी तो निश्चित रूप से उनको और उनका भरोसा जब उन पर जी रहेगा। हालांकि अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और लोकल पुलिस ने बहुत अच्छा समन्वय जी जनता रविंद्र के साथ, स्थानीय व्यक्तियों के साथ बना के रखा है, हम्म और उसका प्रभाव जी निश्चित रूप से वोटिंग में पड़ा। जी रविंद्र जी, माफ कीजिएगा आपको मैं जल्दी, क्योंकि शो को खत्म वाइंड अप करने का वक्त आ गया है, लेकिन फिर भी तमाम आपने जानकारी दी और बहुत अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। रविंद्र जी आपने भी और अजय चंद्राकर जी आपने भी हमारे साथ बातचीत के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो हमारे स्पेशल बुलेटिन में आज अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत,